सो अब हम लोग बात कर रहे हैं ऐसे 550 की। ध्यान से सुनना, एकदम अच्छे से समझना, पूरे पूरे चार्ट्स अपन ने ड्रॉ करे हुए, बाद में आपको घर पे ये पूरा पूरा कॉन्सेप्ट आपको एक बार आराम से रीड करना है। सो ऐसे 550, पहली चीज तो दोस्तों समझने की कोशिश करना, इट इज अबाउट व्हाट, रिलेटेड पार्टीज। जब हम लोग रिलेटेड पार्टीज की बात करते हैं ना, हम लोग ये स्टैंडर्ड क्यों पढ़ रहे, क्या कर रहे, ये थोड़ा आप समझ लो। पहले तो एक बैकग्राउंड समझ लो, क्योंकि क्या होता है हम लोग ये पढ़ तो लेते हैं, समझ तो लेते हैं, बट व्हाट हैपेंस इसकी उसका जो पीछे का बैकग्राउंड एज टू व्हाई दिस एसे 550 केम इनटू पिक्चर वी डोंट नो। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग। सी यू नो दैट देयर इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स, बराबर, AS 18. Then we also have section number 188 which talks about related party transactions of the Companies Act, section 188. अब होता क्या है ना, आप बच्चों बात को समझने की कोशिश करना। एक कंपनी के बहुत सारे पार्टीज रिलेटेड हो सकते हैं, बराबर कि नहीं? मतलब होल्डिंग सब्सिडरी कंपनीज, दे बिकम व्हाट, रिलेटेड पार्टीज। A company in which director is interested becomes what, a related party. The director of a company becomes what, related party. तो आप समझने की कोशिश करो, जिसमें भी कंपनी या कंपनी के ऑफिसर्स का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, वो पार्टीज बन जाती है उस पर्टिकुलर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी रिलेटेड पार्टी। एनी डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड पार्टी? नो। अब होता क्या है ना, यहां से आगे बढ़ते हैं। Once we understand, okay, ये रिलेटेड पार्टीज है, ट्राई टू अंडरस्टैंड रिलेटेड पार्टीज के साथ हम लोग ट्रांजैक्शंस करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम लोग रिश्तेदारों के साथ अगर ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे तो और किसके साथ करेंगे भाई? ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मैं एक कंपनी हूं और मेरी एक सब्सिडरी कंपनी है, मैं टाटा मोटर्स हूं और यहां पे कोई एक व्हील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो मेरी सब्सिडरी है, मैंने जानबूझ के उसकी सब्सिडरी, मतलब मैंने उसको सब्सिडरी बनाया, जानबूझ के मैं उसकी पेरेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी बनाऊं। क्यों सर? अरे जब मैं उसको बोलूंगा ना मेरे को इतने व्हील्स चाहिए, वो मेरे को ऐसे मना नहीं कर सकते कि नहीं अभी हमारे पास दूसरे का ऑर्डर पेंडिंग है, आप लाइन में हो, रुकिए आप। नहीं, अरे हेलो, आई एम व्हाट, द पेरेंट कंपनी, द होल्डिंग कंपनी। आई कैन टेक द डिसीजंस कि आप किसको सप्लाई करोगे, कितना सप्लाई करोगे, बिकॉज आई हैव अ मेजॉरिटी स्टेक, राइट? तो मेरे बिजनेस में कहीं ना कहीं कुछ जो डिफिकल्टीज आने वाली थी या आ सकती थी, क्या हुआ उसको, वो मैंने एलिमिनेट कर ली, ये कह के कि अब मैं मेरे अगर रिलेटेड पार्टी को बोलूंगा ना तो वो क्या हो जाएगा, वो फटाक से मुझे गुड्स सर्विसेज सप्लाई करेगा, बराबर के नहीं? इसीलिए लोग रिलेटेड पार्टीज बनाते हैं और फिर उन लोगों के साथ ट्रांजैक्शंस करते हैं। नहीं तो ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, सब्सिडरी बनाने का एक लॉन्ग टर्म विजन रखने का कि हम लोग इनको लंबे समय तक सब्सिडरी बना के रखेंगे। व्हाट इज द यूज ऑफ क्रिएटिंग होल्डिंग एंड सब्सिडरी रिलेशनशिप्स? फायदा क्या है उसका? कुछ है क्या फायदा ऐसे? सच नहीं। ये बिजनेस के ऑपरेशंस में आपको फायदा होगा इसके लिए। अंडरस्टूड दिस? सो इट इज वेरी ऑब्वियस यू कैन ट्रांजैक्ट विथ रिलेटेड पार्टीज एंड रिमेंबर, कोई भी लॉ प्रोहिबिट नहीं करता कि यू कैन नॉट ट्रांजैक्ट विद द रिलेटेड पार्टीज, यू कैन डू। कोई लॉ का रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप आपके रिलेटेड पार्टीज के साथ ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। कहीं पढ़ा आज तक आपने कि अ कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट डू एनी ट्रांजैक्शंस विद रिलेटेड पार्टीज? कभी आज तक कभी आपने इसे सुना है क्या? बोलो ना दोस्तों, आज तक नहीं ना? परफेक्ट है। बट अब क्या होता है कि जो भी कंपनी के स्टेक होल्डर्स है ना, उन लोगों को मालूम होना चाहिए कि आपकी कंपनी कौन से रिलेटेड पार्टीज के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है, आपकी कंपनी के कौन से रिलेटेड पार्टीज है। शुरुआत करें तो आपकी कंपनी के कौन से रिलेटेड पार्टीज है। नंबर 2, आपने उन लोग के साथ क्या क्या ट्रांजैक्शंस किए हैं, एंड नंबर 3, वो ट्रांजैक्शंस कितने अमाउंट के हैं। आई बात समझ में? सो ये यूजर्स को जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 केम इनटू पिक्चर एंड स्पोक अबाउट रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स कि आपने अगर रिलेटेड पार्टीज के साथ यदि ट्रांजैक्शन किया है तो इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू डू व्हाट, गिव द डिस्क्लोजर्स अबाउट दिस। आई बात समझ में? सो दैट वाज द प्रीफेस कि व्हाई वी आर स्टडिंग। अब दोस्तों समझने की कोशिश करना, सेक्शन ने कहा है, अब ये AS 18 खत्म हो गया, अब सेक्शन 188 आपको पल्ले पड़ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं क्या नहीं बोल रहा हूं?
एक बार मैं वापस से बोलता हूं, भले ही आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा और खूबसूरती से समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, रिलेटेड पार्टीज, एकदम आराम से सुनना। सो क्या होता है, यू कैन ट्रांजैक्ट विथ रिलेटेड पार्टी, उसमें कहीं पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या? नहीं, ट्रांजैक्शन हो सकता है रिलेटेड पार्टीज का। बट आप समझने की कोशिश करो, यहां पे व्हेन वी टॉक अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18, आपको आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपके रिलेटेड पार्टीज कौन है इसका आपको डिस्क्लोजर देना पड़ता है। आपको बताना पड़ेगा कि आपने कौन से ट्रांजैक्शन किए उन रिलेटेड पार्टीज के साथ, एंड आपको उन रिलेटेड पार्टीज के साथ कितनी अमाउंट का आपने ट्रांजैक्शन किया, आपको वो भी बताना अनिवार्य है। ये AS 18 बोलता है। नेक्स्ट व्हेन वी गो अहेड, यहां पे आपको दिखेगा सेक्शन 188 ऑफ कंपनीज एक्ट। अगर ये कंपनी होगी तो आप यहां पे कंपनीज रिलेटेड पार्टीज के साथ आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। यहां पे भी कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, सेक्शन भी बोलता है ए भाई कर सकते हो, यू कैन डू व्हाट, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, यू कैन डू इट। हाँ, बट फिर यहां पे क्या कहता है, अगर आपको ये ट्रांजैक्शन करना है तो आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की परमिशन लेनी पड़ती है। अगर कोई स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन स्पेसिफिक अमाउंट्स के ऊपर जाते हैं, 10% ऑफ नेटवर्थ, 10% ऑफ क्या टर्नओवर, स्पेसिफिक लिमिट के ऊपर जाता है, तो आपको मेंबर्स का आपको रेजोल्यूशन लेना पड़ता है। ये कंडीशन है सेक्शन 188 की। आई बात समझ में कि इनका आपको अप्रूवल लेना है। सो दिस इज AS 18 एंड 188। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर यहां पे अगर आप देखोगे, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है और ये कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है। अगर आप यहां पे ध्यान से सुनना, क्या आपको इसको कंप्लाई करना जरूरी है क्या? यस, लॉजिकली सही है। मतलब आप समझो, अगर यहां पे दो बातें लिखते हैं कि आपने इसको कंप्लाई किया या नहीं किया। अगर आपने AS 18 या सेक्शन 188 की रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया तो हम लोग क्या कहेंगे, हां भैया इट इज व्हाट ट्रू एंड फेयर, ट्रूथ एंड फेयरनेस, इट कम्स टू दैट ना। बिकॉज अंडरस्टैंड, इफ यू डोंट कंप्लाई with the requirements of accounting standard, can you say that your financial statements are giving true and fair view? No. अगर आप कंपनी लॉ के प्रोविजंस को अगर फॉलो नहीं करोगे तो आर योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू? नो। सो अगर वो कंप्लाई करते हैं तो अपन कहेंगे इट इज ट्रू एंड फेयर, अगर वो कंप्लाई नहीं करते तो हम लोग क्या कहेंगे, इट इज नॉट ट्रू एंड फेयर। आसान सी बात है ना। मतलब आर यू गेटिंग द ट्रूथ एंड फेयरनेस इज द कंसर्न ओवर हियर, and that is what is the objective of the auditor, to report whether the financial statement gives true and fair view or not. So logically अपने को इसके साथ का compliance हुआ है या नहीं हुआ ये देखना जरूरी है या नहीं है। तो now the question is, we understood it is necessary to check the related party transactions, it is necessary to verify the related party transactions, बराबर के नहीं? But the question is how? So how will you verify those related party transactions? How will you obtain the evidence in respect to related party transactions? How will you obtain the evidence that whether it has been properly disclosed, presented, classified or not? So to do that, then comes into picture what? SA number 550. That is obtaining audit evidences in respect of what? Related party transactions. Base समझ में आया हम लोग ये स्टैंडर्ड क्यों पढ़ रहे हैं? Hey guys, बेस समझ में आएगा क्यों पढ़ रही है स्टैंडर्ड अपन? कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, देखिए ये दिमाग में ऐसे हटा देना कि कंपनी कैन नॉट एंटर इनटू रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। हेलो सॉरी, कंपनी कैन एंटर इनटू रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। जैसे नॉर्मल ट्रांजैक्शंस में एंटर कर सकते हैं अनरिलेटेड पार्टीज के साथ, आप रिलेटेड पार्टीज के साथ भी ट्रांजैक्शन आप एंटर कर सकते हो। परफेक्ट है। बट द ओनली थिंग इज दैट सिंस द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिक्वायर यू टू डिस्क्लोज whether you have entered into, who are the parties, the amount involved, as well as section 188 has the provisions of related party transactions, तो आपको आपके financial statements में वो disclosures होने चाहिए। इसीलिए आपको ऐसे 550 बोलता है दोस्तों आपने related party transactions को चेक करना चाहिए। आई बात समझ में? So
इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं क्या, एसे नंबर 550। सो आई होप आपके दिमाग में ये बैकग्राउंड क्लियर होगा एज टू वाई एसे 550। बराबर कि नहीं, एकदम इजी है, राइट। बिकॉज हर एक चीज के पीछे बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज दिस बैकग्राउंड विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड एंड अटेम्प्ट द केस स्टडीज इन एग्जाम। आई बात समझ में? वो आपको AS 18 या 188 का रेफरेंस देके कोई एक केस स्टडी बना देंगे। योर दिमाग शुड वर्क, योर ब्रेन शुड वर्क कि लाइक ये 188, ये सेक्शन 188 या तो AS 18, भाई चलो किधर, एसे 550। और सेक्शंस और AS याद रखने के लिए भी इजी है। AS 18 सेक्शन 188, 188 खत्म। और ऐसे भी मस्त है, 550, 550, 55 दे आर व्हाट रिलेटेड, 88 रिलेटेड। समझ रहे क्या आप लोग? तो 18, 188, 550, इट्स वेरी इजी। सो अब सवाल आता है कि सर इसके लिए आखिरकार स्टैंडर्ड देने की क्या जरूरत थी? व्हाट इज द नीड फॉर द स्टैंडर्ड? ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एक्चुअली व्हाई द स्टैंडर्ड। देखिए मटेरियल मिसस्टेटमेंट, अब अगर अपन मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स की बात करें, अफेक्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मटेरियल मिसस्टेटमेंट दैट हैज द कैपेसिटी टू अफेक्ट योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर मैं मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स की बात करता हूं तो दोस्तों स्वाभाविक तौर पे कोई भी ट्रांजैक्शन, चाहे वो रिलेटेड पार्टीज के साथ हो या अनरिलेटेड पार्टीज के साथ हो, किसी भी ट्रांजैक्शन में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है ना? बोलो ना, यस और नो? यस। बी इट द ट्रांजैक्शन विथ रिलेटेड पार्टीज, वो रिलेटेड रिश्तेदारों के साथ हो या नहीं हो, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कहीं भी किसी भी समय आ सकती है, कोई भी ट्रांजैक्शन में आ सकती है। बट अगर देखा जाए, थोड़ा उसके ऊपर गौर फरमाया जाए, तो आपको क्या लगता है ज्यादा चांसेस ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कहां हो सकती है? वेयर आर द हायर चांसेस और सिग्निफिकेंट चांसेस ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कमिंग इनटू पिक्चर? इट्स विथ रिलेटेड पार्टीज। ये कहां होगा? रिलेटेड पार्टीज के साथ। So with this in mind, we have to obtain audit evidences in respect to specifically related party transactions because they pose a higher risk of material misstatement. देखो नॉर्मली दोनों में हो सकता है, बट ज्यादा चांसेस किस में आ सकते हैं? रिलेटेड पार्टीज में। आई बात समझ में आपको? वेरी गुड। सो नेचर ऑफ रिलेटेड पार्टी, they may have what a higher risk of material misstatement. So in this case, what the auditor should do? The auditor should first find out the requirements of the accounting standards. You know the accounting standard that there are certain disclosure requirements, and according to that he should find out the relationship, the transaction and the balances with the related parties. आई बात समझ में? तो क्या क्या उसको देखना है? वो he is supposed to have what disclosure requirement, और AS के हिसाब से disclosure requirement क्या है कि जो पार्टी है उसके साथ आपका क्या रिश्ता है वो डिस्क्लोज करिए, फिर आपने उनके साथ क्या ट्रांजैक्शंस किए हैं और अमाउंट या आपका अब कितना बैलेंस है आपको वो बताना पड़ेगा। आई बात समझ में? सो ये फाइंड आउट, देखो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है ना डिस्क्लोजर की, और मैंने ये स्टैंडर्ड आपको पढ़ाने के पहले उसी के बारे में चर्चा कर रहे थे अपन की AS की रिक्वायरमेंट है, सेक्शंस की रिक्वायरमेंट है। तो उनकी रिक्वायरमेंट है कि वो रिलेशनशिप, वो ट्रांजैक्शन, वो प्रोसीजर्स, बैलेंसेस आपको वो क्या करने हैं? वो डिस्क्लोज करने हैं। तो ये तीन चीजें बराबर से डिस्क्लोज हुई या नहीं हुई, ये फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू परफॉर्म व्हाट दोस्तों? ऑडिट प्रोसीजर्स। एंड दिस ऑडिट प्रोसीजर्स लॉजिकली विल इन्वॉल्व व्हाट? फर्स्ट यू आइडेंटिफाई द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, यू असेस द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस एंड रिस्पॉन्ड कि वेदर दोज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैव बीन प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड अबाउट देयर रिलेशनशिप, अबाउट द ट्रांजैक्शन एंड देयर बैलेंसेस। सो सिंपल है, आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई करने के बाद, आइडेंटिफाई मतलब ढूंढो, फिर असेस करो मतलब उसे चेक करो, और फिर रिस्पॉन्ड करो मतलब रिएक्ट करो कि वो जो भी दिखाया गया है वो बराबर है या नहीं। आई बात समझ में? कितना आसान है कॉन्सेप्ट। इफ यू अंडरस्टैंड द बेस ऑफ एनी कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू। यहां तक कोई दिक्कत है कि आपको? नहीं। फिर अब यहां से आगे बढ़ते हैं। ऑडिटर शुड ये एक्टिविटी करने के लिए अब आइडेंटिफाई करना है, असेस करना है, रिस्पॉन्ड करना है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, सबसे पहला तो बहुत इंपॉर्टेंट काम क्या है? आइडेंटिफाई करना है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को। आइडेंटिफाई द रिलेटेड पार्टीज रादर फर्स्ट। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन तो बहुत दूर की बात है, इंपॉर्टेंट क्या है? फर्स्ट टू आइडेंटिफाई हु आर द रिलेटेड पार्टीज। अगर तुमको साला रिलेटेड पार्टीज मालूम ही नहीं है तो आप लोगों को रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का भी पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए वो कहते हैं ऑडिटर शुड डू व्हाट? फर्स्ट अंडरस्टैंड द एंटिटी,
बराबर के नहीं, क्योंकि अगर आप बिजनेस को समझोगे तो उसके हिसाब से उनका इन्वेस्टमेंट क्या है, बराबर के नहीं, कहां कहां इन्वेस्टमेंट किया, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है या नहीं है, वो आपको पता चलेगा। प्लस ऑल्सो कंसीडर द रिस्क फैक्टर्स कि कहां कहां पोटेंशियल रिस्क हो सकती है फ्रॉड की। एनी डिफिकल्टी टिल हियर? नो। यहां तक एक बार अपन फिर से बोलेगा, एक बार फिर स्टैंडर्ड देखो निपट ही गया है स्टैंडर्ड। लास्ट वाला जो पार्ट एकदम इजी है वो बोलो ना बच्चों, यस। तो दोस्तों हम लोग कौन सा स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं बता सकते हैं क्या आप लोग? 550। बैकग्राउंड समझ में आ रहा है आपको? यस, ओके, वेरी गुड। तो अब दोस्तों जब हम लोग ऐसे 550 की बातें करते हैं, ये किसके बारे में बात करता है? रिलेटेड पार्टीज। देखो मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं स्टैंडर्ड्स, कोई घाई नहीं है अपने को, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम लोग ऐसे 550 की बात कर रहे हैं, है ना, ये बात करता है रिलेटेड पार्टीज की। इसमें अपन ने क्या पढ़ा? फर्स्ट, risk of material misstatement can be present in the transactions with related as well as unrelated, but the chances of higher risk of material misstatement is present with whom? Related parties. Very good. So इसके लिए अपने को वो चेक करना जरूरी है क्या? Yes. So now what do we do? So as per accounting standards there are certain what disclosure requirements. वो disclosure requirements क्या है? वो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या है दोस्तों? दैट वी हैव टू डिस्क्लोज व्हाट? रिलेशनशिप, ट्रांजैक्शंस एंड बैलेंसेस। तो इसके लिए, ये करने के लिए वी हैव टू परफॉर्म व्हाट? सर्टेन ऑडिट प्रोसीजर्स। वी हैव टू परफॉर्म व्हाट? सर्टेन ऑडिट प्रोसीजर्स। एनी डिफिकल्टी टिल हियर? नो। वो ऑडिट प्रोसीजर्स में क्या आएगा? वी विल आइडेंटिफाई, असेस एंड देन रिस्पॉन्ड कि वेदर इट हैज बीन प्रॉपरली डिस्क्लोज, दैट इज द रिलेशनशिप, ट्रांजैक्शंस एंड बैलेंसेस. In addition to this, we have to understand the environment plus also consider the fraud risk factors कि किस वजह से fraud यहां पे related parties के साथ आ सकता है करके. Any difficulty till here? No. फिर अब क्या होता है, यहां से अपन आगे बढ़ते हैं. अब कहानी में थोड़ा एक ट्विस्ट आता है और अब अपन बात करते हैं, ऐसे भी खुद इसको रिकॉग्नाइज करता है कि दैट देयर आर व्हाट सर्टेन इनहेरेंट लिमिटेशंस. नहीं, अगर आपको झूठ लगता है ना तो एक काम करो, अब अपन देखो लिंकिंग कैसे करते हैं. चैप्टर 1 में आपने इनहेरेंट लिमिटेशंस टू ऑडिट पढ़ा था, याद है? उसमें अदर मैटर्स पढ़ा था, याद है आपको? एक तो क्या था अपना फर्स्ट कि नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नंबर 2 वाज व्हाट? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नंबर 3 नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, नंबर 3 टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बैलेंस बिटवीन द बेनिफिट एंड कॉस्ट, एंड लास्ट में क्या था? अदर मैटर्स. उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स थे, 4, बराबर के नहीं. एक कल्यूजन अमंग एम्प्लॉइज वाला था. अब सेकंड देखो वाला, आओ 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 बुक में, जब देखोगे ना तो आपको और मजा आएगा, इसीलिए तो पढ़ने बोल रहा हूं. हुआ क्या? तो आपको वो इनहेरेंट लिमिटेशंस में आपको दिख रहा है क्या? ट्रांजैक्शंस विद रिलेटेड पार्टीज. बोलो यस और नो? यस. तो आप देखो हम लोग ने ऑलरेडी इनहेरेंट लिमिटेशंस में पढ़ लिया और ऐसे भी उस फैक्ट को रिकॉग्नाइज करता है. अब वो क्या कहता है? ओइंग टू द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑडिटर में नॉट बी एबल टू डिटेक्ट मिस स्टेटमेंट्स. रीजन क्या है कि यहां पे ऑडिटर एवरी रिलेटेड पार्टी को फाइंड आउट नहीं कर सकता, एवरी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को ऑडिटर फाइंड आउट नहीं कर सकता. आप पूछोगे सर क्यों? वाई कैन नॉट फाइंड आउट? द रीजन इज वेरी सिंपल. मेरे रिश्तेदार कौन है? अगर आप ऑडिटर हो मेरे, और आपको जानने हैं मेरे रिलेटेड पार्टीज कौन कौन है, तो मेरे रिश्तेदार कौन है कौन नहीं है आपको पता चलेगा क्या? जब तक मैं आपको ना बोलूं. बोलो यस और नो? यस. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट कैन हैपन, मी एज अ मैनेजमेंट माई सेल्फ इज नॉट अवेयर अबाउट हु आर माई रिलेटेड पार्टीज हो यार, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी है ना बॉस. या तो कभी कभी जानबूझ के मैं नहीं बताना चाहता हूं आपको, और आई फॉरगेट टू टेल यू. तो देयर इज एन इनहेरेंट लिमिटेशन. तो सिंपल चीज ऐसे क्या बोलता है भाई ऑडिटर, इस घड़ी इस समय सिंस यू आर नॉट एबल टू डिटेक्ट द मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स ओइंग टू इनहेरेंट लिमिटेशन, वी एडवाइज यू टू मेंटेन एन एटीट्यूड ऑफ व्हाट? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट. खलास. स्टैंडर्ड ऐसे 550 ओवर. भारी ना? इजी था ना एकदम? यस. सो विद द बेस व्हाट द स्टैंडर्ड एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू, द स्टैंडर्ड recognize that there is inherent limitation, so it asks you to maintain what? Professional skepticism. Any difficulty till here?
श्योर एकदम गाइस, परफेक्ट. So, management is unaware of all the related party transactions or there is high degree of collusion or concealment and manipulation is possible in related parties. इसके लिए अपने को पता नहीं चल सकता. Done? Right. You have 30 seconds to go through the entire standard now. शुरुआत का एक्चुअली होमवर्क में ही देना है मेरे को. शुरुआत का अब रिलेटेड पार्टी इज डिफाइंड एज, राइट. वी आर ऑन पेज नंबर 3.2526. आप देख लेना एक बार. हाँ, 19. ओके, सो आप वो देख लेना. तो आपको वो पहले जो रिलेटेड पार्टी का मीनिंग जो है ना, वो मीनिंग वाला जो पार्ट है आपने ये एक्चुअली होमवर्क के लिए पढ़ना है. डेफिनेशन है रिलेटेड पार्टी का. आफ्टर दैट यू स्टार्ट फ्रॉम हियर, ठीक है ना. इसके अंदर जैसे अपन ने हर एक चीज जो डिस्कस करी ना, कि रिलेटेड पार्टी अनरिलेटेड पार्टी दोनों के साथ रिस्क हो सकती है, बट हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है रिलेटेड पार्टीज के साथ. फिर इसमें ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट्स है कि वो प्रॉपरली डिस्क्लोज किया गया है या नहीं. इसके लिए ऑडिटर ने क्या करना चाहिए, ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना चाहिए टू आइडेंटिफाई, असेस एंड रिस्पॉन्ड कि वो बराबर से हुआ या नहीं हुआ. ये सारी चीजें आपको पढ़नी है. ओइंग टू इनहेरेंट लिमिटेशन एंड ही हैज टू मेंटेन व्हाट, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. फटाफट आप एकदम उसको रीड कर लो. मैंने तो पढ़ लिया आपके सामने, आपको दिख भी गया होगा. एक बार आप गो थ्रू कर लेना.